गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार में स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम क्लास 10+2 का जो हमारी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी जो महत्वपूर्ण विषय थे उनके बारे में पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर जो हमारा इस पाठ्य पुस्तक का है, राजा, किसान और नगर, जिसे मैंने पहले भी बताया कि मंजीत सिंह सोडी की बुक में इसे आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। तो इसमें अभी तक हमने बहुत सारे जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स थे उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, जैसे महाजनपद, नंदवंश, मगध साम्राज्य, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, कौटिल्य, मैगस्थनीज, इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हम अशोक के बारे में पिछले कल पढ़ रहे थे। अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था। कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और अशोक के धम्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रचार। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न एग्जामिनेशन में, ये 5 नंबर में आता है। दूसरा, अशोक की महानता के कारण। अशोक को भारत का सबसे महान शासक माना जाता है। उसकी महानता के क्या कारण थे, उसके ऊपर हम ये प्रश्न जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अशोक तथा बौद्ध धर्म का प्रचार। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और उसने सबसे पहला जो काम उसके लाइफ में जो चेंज आया वो था बौद्ध धर्म को अपनाना। वो पहले हिंदू था लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक न केवल अपने जो शासक के तौर पर उसने जो कार्य किए उसके लिए प्रसिद्ध था, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके लिए भी विश्व प्रसिद्ध रहा है। उसने बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी और बौद्ध धर्म कुछ ही समय में पूरे भारतवर्ष में फैल गया और इस धर्म को अशोक ने विदेशों में भी फैलाने में कई धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। साथ में उसके जो पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा, उनको भी उसने श्रीलंका जो है उस धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में जो अशोक का योगदान था उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत उदाहरण। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अशोक पहले हिंदू धर्म से रिलेटेड था, हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा रहा है। तो सबसे पहले लोगों के सामने उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने व्यक्तिगत जो जीवन है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले उसने मांस खाना छोड़ दिया, शिकार करना बंद कर दिया, है ना, और युद्धों का त्याग तो उसने पहले ही कर दिया था। इसके अलावा उसने अपना सारा जीवन जो है वो मानव कल्याण के लिए लगा दिया, जिसके कारण लोग जो है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो व्यक्तिगत उदाहरण जो उसके निजी उदाहरण था उसके जीवन का, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें जो कारण रहा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, वो है बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करना। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। राज्य धर्म मतलब मौर्य साम्राज्य या फिर भारतवर्ष का जो धार्मिक जो राज्य धर्म था, जो राज्य धर्म की हम बात कर रहे हैं, उसने बौद्ध धर्म को घोषित किया। जैसे आज की डेट में हम बात करें भारत की, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जाति के, भारत में रह सकते हैं और उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके कारण वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो एक इस्लामिक कंट्री है और जो इस्लामिक कंट्रीज़ है, बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज़ जो है, उन सब में जो राज्य धर्म उनका है वो इस्लाम है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है आज की डेट में एशिया में, और भी बहुत सारे देश हैं, ऐसा नहीं कि भारत ही है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष
देश है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य की जनता थी वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उनके राजा ने ही धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है बौद्ध धर्म में आ गए, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं था जो नहीं अपनाया हो। उसने कई बौद्ध विहारों, स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने शिलालेखों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों को राज्य के अलग अलग भागों में स्थापित किया और इनमें उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाया, ताकि लोग जो रास्ते और ऐसी जगह उन्हें स्थापित करवाया जहाँ पे लोग आसानी से उन्हें पढ़ सकते, जैसे चौराहे पे, किसी सड़क पे, बाजार में। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अशोक ने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसकी वजह से कि बौद्ध धर्म का प्रसार ना हो। उसने सारे कदम जो है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उठाए। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमारा हुआ है, धर्म यात्राएं। धर्म यात्राओं का मतलब कि अशोक ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग सभी जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उनकी धार्मिक यात्राएं की। मतलब वहाँ पे वो गया और लोग भी उसको देख कर जो है बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने अपने जीवन काल के दौरान लुम्बिनी, जहाँ पे कि अशोक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, वहाँ वो गए। बौद्ध गया, जहाँ पे उन्हें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था बौद्ध धर्म का। और कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु हुई थी। उन सभी स्थानों पर जाकर अशोक ने धर्म यात्राएं की और जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जिन्होंने देखा कि अशोक वहाँ पे जा रहा है, तो वो काफ़ी प्रभावित हुए उसने। और उसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो गौरव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन धर्म यात्राओं के कारण। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्र, मैंने पहले भी बात की कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धार्मिक जो बौद्ध विद्वान थे, धर्म महामात्र जिनको कहा जाता था, उनकी नियुक्ति की। वो लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में अवगत करवाते थे। और ये सारी की सारी बातें जो है वो स्थानीय भाषा पाली में, पाली उस समय की स्थानीय भाषा थी, ये घर घर में जाकर जो है लोगों तक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पहुंचाते थे, जिससे कि बौद्ध धर्म बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का निर्माण। मैंने पहले भी बात की कि इसने बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण किया। स्तूप आपको मैं बता दूं कि एक अर्धगोलाकार बिल्डिंग होती है जो किसी जो महात्मा बुद्ध की अस्थियों या फिर जो बौद्धिस्तव थे उनके अस्थियों के ऊपर इनका निर्माण किया जाता है। जैसे कि सांची का स्तूप, अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप रहा है और विश्व प्रसिद्ध ये है। मध्य प्रदेश में सांची नामक जगह है, वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। तीसरा, बौद्ध महासभा का आयोजन। तीसरी बौद्ध महासभा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है वो निर्वाण प्राप्ति के पश्चात 4 बौद्ध सभाएं हुई, जिसमें से तीसरी जो बौद्ध सभा थी वो अशोक के शासनकाल में हुई। तो बौद्ध सभा का मतलब कि बौद्ध विद्वानों के, बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो विद्वान थे उनका सम्मेलन, जिसमें वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के ऊपर डिस्कशन करते थे, बहुत सारा साहित्य लिखा जाता था। तो ये बौद्ध सभा का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ और इस महासभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। तो ये अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे। प्रश्न 5 नंबर में आता है, मैं आप लोगों को बता दूं 5 नंबर में प्रश्न आता है, तो अपने 5 पॉइंट लिख लेने हैं। अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार, जिसमें पहला व्यक्तिगत उदाहरण, दूसरा हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करना, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार, धर्म यात्राएं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का निर्माण, और तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन, जो कि 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है और एग्जामिनेशन मैंने बात की कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट्स अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें। अगला जो टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है अशोक की महानता के कारण।
देखो, विश्व के इतिहास में न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में अशोक को एक अच्छा दर्जा प्राप्त है एज ए रूलर। उसे महान माना जाता है। भारत के प्राचीन भारत की बात करें तो अशोक सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है और उसकी गणना विश्व के अच्छे शासकों में की जाती है। न केवल इसलिए कि उसका जो साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से कि वो प्रसिद्ध हुआ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसको क्यों भारत का महान शासक माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वही विशाल साम्राज्य। हालांकि अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। हमने पहले पढ़ा कि सेल्यूकस को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान वाला इलाका जो है वो प्राप्त कर लिया था, जिससे कि उसका साम्राज्य काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। अशोक ने अपने जीवन में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से कि दक्षिण भारत में भी मौर्य साम्राज्य का जो शासन था वो काफ़ी नीचे तक आ गया। तो अशोक का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मेरे ख्याल से जितने भी साम्राज्य भारत में हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का साम्राज्य रहा है, तो जिसके कारण कि उसे महान शासक माना जाता है। दूसरा, सुदृढ़ शासन व्यवस्था। ये बहुत जरूरी है। अशोक को इसलिए भी प्रसिद्ध शासक माना जाता है या महान शासक माना जाता है क्योंकि उसने ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए काम करना था। ठीक है, और उसने सभी अपने अधिकारियों को, अपने जो भी उसके मंत्री थे, उन सबको ये निर्देश दिए थे कि जो प्रजा है उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार होना चाहिए, लोगों को तंग ना किया जाए और उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। जिसकी वजह से कि जो अशोक का प्रशासनिक प्रबंध था वो इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। उसने सराएं बनवाई, कुएं बनवाए, पेड़ लगवाए, गरीब लोगों की सहायता की, जिसके कारण कि वो एक महान शासक बन गया। तो पहला पॉइंट विशाल साम्राज्य, दूसरा सुदृढ़ शासन व्यवस्था। तीसरा जो पॉइंट है अशोक का धर्म। अशोक ने एक नए धर्म की स्थापना की। उसका जो धर्म था ये बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म की तरह ही इसमें कुछ सिद्धांत थे जो लगभग सभी जितने भी और धर्म थे उन सब की अच्छी अच्छी बातों को, सिद्धांतों को लेकर ये जो धर्म था वो बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की जनता को एक सूत्र में बांधना था। ठीक है, तो इस धर्म की जो शिक्षाएं थी वो थी बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम करना, दान देना, अहिंसा, कर्म सिद्धांत में विश्वास, सत्य, रहन सहन। ये हमने पिछले क्लास में जो है बड़ी डिटेल में पढ़ा है, इसलिए इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है बौद्ध धर्म का प्रचार। मैंने पहले बोला कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने शिलालेखों, अभिलेखों, चट्टानों पर जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को खुदवाया। तो बौद्ध धर्म का प्रसार करने में अशोक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण भी वो प्रसिद्ध शासक माना जाता है। हमने बात कर ली पिछले टॉपिक में, जिसमें कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धार्मिक स्थलों की जो है वो उसने यात्रा की। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र और पुत्री को जो है वो प्रचार और प्रसार के लिए भेजा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के, तो इसके कारण भी एक महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट था शांति की नीति। अशोक ने इसलिए उसे महान शासक माना जाता है कि उसने शांति की नीति अपनाई। उसने, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया। उसने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध, और 232 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। इन वर्षों के दौरान उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और किसी भी उसके शत्रु को ये हिम्मत नहीं थी कि वो उसके साम्राज्य में आक्रमण करे। तो कुल मिला के ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल चुप बैठ गया था। उसके दुश्मन इसलिए डरते थे क्योंकि उसने अपनी सेना को जो है वो संभाल के रखा हुआ था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही वो अहिंसा के रास्ते पे चल पड़ा। मतलब वो समय समय पर चेतावनियां भी देते रहते थे, है ना, कि कोई अटैक करेगा तो हम भी अटैक करेंगे। हालांकि अशोक ने ये निर्णय ले लिया था कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर युद्ध होते तो वो पीछे भी नहीं हटते। जो हमने कई जगह ऐसा जो है वो स्टडी किया है कि इस प्रकार की बातें जो है वो कई इतिहासकारों ने लिखी हुई है। लेकिन फिर भी उसने शांति की नीति अपनाई, जिसका मुख्य जो कारण था वो कलिंग युद्ध का परिणाम ही था ना, जो हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लास्ट जो पॉइंट है इसमें, कला के क्षेत्र में उन्नति। तो अशोक के शासनकाल में कला के क्षेत्र में भी महान उन्नति हुई है।
बहुत सारे मंदिरों का बहुत सारे स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। बहुत सारे बौद्ध जो है वो शिलालेख, अभिलेख, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उसमें खुदवाया गया। तो इस प्रकार से कला के क्षेत्र में इस काल में बहुत उन्नति हुई। सांची का स्तूप, जैसे कि हमने पहले बात की, इस काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप रहा है। तो कुल जो इसमें पॉइंट्स हमने किए वो 6 है और आप लोगों ने कर लें, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आज के इस वीडियो में, पहला, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या कदम उठाए, और दूसरा, अशोक की महानता के क्या कारण थे, वर्णन करो। दोनों हमने डिटेल में पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मैंने पहले भी आपसे बात की है, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बनता रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। बाकी जो नोट्स हैं वो नोट्स के तौर पर ही आप लोगों को ये भेजा हुआ है। बहुत 2-3 बुक्स से रिलेटेड है। कई बार आपकी मनजीत सिंह सोढी की NCERT की बुक से हमने जो कोशिश की होती है कि इसको अच्छे से जो है इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो है वो अच्छे नंबर आए। अगर कोविड-19 नहीं होता तो आपके अध्यापक भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते, लेकिन हमारी कोशिश भी यही है कि आपको जो कक्षा है उसकी कमी ना महसूस हो, इसलिए हर घर पाठशाला के माध्यम से जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आप लोगों ने ये जितना भी हमने डिस्कस किया, आपने ये वीडियो 1-2 बार सुन लेनी है, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।